देखिए यूसुफ़ साहब, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि आज यकीनन सारे मुल्क की और आवाम की निगाहें इस वक्त उत्तर प्रदेश के इंतखाबात पर है। उसकी अहम वजह यह है कि उत्तर प्रदेश में 80 अरकान पार्लियामेंट आते हैं और उत्तर प्रदेश की अरकान पार्लियामेंट की जो सीट्स होती है उस पर जो है हिंदुस्तान के पार्लियामेंट और वज़ीर आज़म के इंतखाब का इन्हिसार होता है। और जो उसका 70 एमपियों की कामयाबी का इन्हिसार एमएलएस के ऊपर होता है, विधायक के ऊपर होता है। विधानसभा में जितने विधायक जाएंगे उस पार्टी की हुकूमत बनेगी और वो सेंट्रल दिल्ली में हुकूमत बनाने के लिए मददगार होगी। इसीलिए सारी हुकूमतें, सारी जमातें, सारी नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ इस वक्त यूपी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करे हुए हैं। ख़ुद वज़ीर आज़म और अमित शाह वगैरह दीगर बीजेपी का जो कितना भी ब्यूरोक्रेसी है वो पूरी यूपी पर फोकस करे हुए हैं। अब जहाँ तक आदित्यनाथ योगी का ताल्लुक़ है, इन 5 वर्षों के अंदर यूपी के अंदर पूरे हालात पूरी तरीके से ख़राब हो चुके हैं। उसकी इकॉनमी ख़राब हो चुकी है, उसका लॉ एंड ऑर्डर टूट चुका है, महिलाएं अत्याचार बढ़ रही हैं। यूपी सरकार का जुल्म ज़्यादती जो मुसलमानों ख़ास तौर पर दलितों पर चल रहा है वो हमारे सामने है। उसका जो नेशनल क्राइम्स ब्यूरो रिपोर्ट जो आ रही है, डाटा आ रहा है एनसीबीआर का, वो भी बता रहा है कि वहाँ क्राइम्स का रेट बढ़ रहा है। तो इस तरीके से बीजेपी काफ़ी परेशान है उत्तर प्रदेश को लेकर। और वहीं पर अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता धर्ता और सदर भी है और चीफ मिनिस्टर के दावेदार भी हैं, उनकी तरफ बीजेपी के बड़े बड़े वज़ीर और एमएलएज भी उनकी पार्टी की तरफ ज्वाइन हो रहे हैं। और तीसरी तरफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मुसलमानों के एक उभरते हुए एक नेता की तरह वो पूरे उत्तर प्रदेश में छाए हुए हैं और अपनी कामयाबी के लिए अपनी कैंपेनिंग का एक तकरीबन हिस्सा मुकम्मल कर चुके हैं। तो अब देखना ये है कि मुस्लिम वोट कहाँ जाएगा, दलित वोट कहाँ जाएगा और सेकुलर वोट और ये बजरंग दल जो संघ परिवार का वोट है, ये वोट कहाँ जाएगा। लेकिन आपने कहा कि वज़ीर साहब के इमाम के सदर साहब की जो है उसमें शोरो गौर से जुड़े हैं, तो कहाँ पे खड़ी है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन? देखिए इससे पहले भी 36 और 38 सीटों पर कॉन्टेस्ट कर चुकी है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए उत्तर प्रदेश को नई बात नहीं है। हम वहाँ पे कैंपेनिंग किए हैं, मुरादाबाद के अंदर, अमरोहा के अंदर, कांट के अंदर, कंदुर्की के अंदर और लखनऊ के अंदर। इन इलाक़ों में हमारे वहाँ पे तंजीमें हैं, संगठन हैं। उसके अलावा भी बिजनूर के अंदर और दीगर इलाक़ों के अंदर, संभल के अंदर भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काम कर रही है और वहाँ पर भी उम्मीदवारों को खड़ा करने के लिए इंतखाब जारी है और एक फहरिस्त भी जारी हो चुकी है और काम तंजीमी तेज़ी के साथ चल रहा है। लेकिन खासा हमने कई मरतबा देखा है कि आप के मुख्तलिफ इलाक़ों में आपने दौरा किया है, यूपी का भी आपने किया, तो तेलंगाना और यूपी में क्या फ़र्क दिखा तालीमी मैदान पे, तिब्बी के मैदान पे, कल्चर के बारे में? देखिए तेलंगाना और दक्कन, सरज़मीन दक्कन एक अलग इलाका है। यहाँ पर कौम जो है मग़लूब और ग़ुलामाना ज़हनियत की हामिल रही है, चाहे वो मुग़लई दौर रहो, सल्तनत आसिफ़िया का रहो या कुतुब शाहिया का रहो या फिर और दौर रहो। यहाँ का मसला सियासी शऊर आवाम में उतना जितना नहीं है जितना नॉर्थ इंडिया के अंदर पाया जाता है। और नॉर्थ इंडिया में उत्तर प्रदेश मुसलमानों का अक्सरती इलाका है और वहाँ की आवाम में और आम आदमी में भी काफ़ी सियासी शऊर वहाँ पर पाया जाता है। नहीं, लेकिन जो है उसके बावजूद भी मुसलमान सबसे ज़्यादा मुतासिर भी वहीं है, इसकी क्या वजह है? बिल्कुल, उसकी वजह यह है कि मुसलमानों में इत्तेहाद नहीं है। वहाँ पर अंसारी, चौधरी और इस किस्म के जो आसफिया, सैफ़ी वगैरह के जो इख्तिलाफ़ात है, ग्रुपबंदी है, उस वजह से मुसलमान मुंतशिर हैं। वो किसी जमात में भी उनका कोई ताकत नहीं है या ख़ुद उनकी कोई अपनी जमात नहीं है। बैरिस्टर असदुद्दीन साहब यही कोशिश कर रहे हैं कि अपनी क़यादत पैदा करो, अपनी जमात पैदा करो, अपनी ताकत पैदा करो, ताकि जो भी हालात अब तक पैदा हुए हैं उसको होने ना दिया जाए। आसाम का मौजूदा चीफ मिनिस्टर ये कहता है कि हम मदरसे बंद करे हैं और भी बंद करेंगे, इसमें जो है आपका क्या नज़रिया है? जी हाँ, ये कोई नई बात नहीं है। ये तो उत्तर प्रदेश में भी ये बात कही गई, महाराष्ट्र में भी कही गई है, अब आसाम में भी कही जा रही है। और आसाम में इससे पहले भी 2012 के अंदर बोडोस के जानिब से तरुण गोगोई जो वही चीफ मिनिस्टर है, नरेंद्र मोदी का सौतेला भाई है, उसने बहुत सारे फसादात वहाँ करवाए हैं। और यह अज़ान मस्जिद में अज़ानों को बंद करना, मदरसों को बंद करना, मदरसों पर पाबंदी करना, ये बीजेपी के एजेंडे में शामिल है। आखिर में हम अपने स्टेट की तरफ आते हैं कि केसीआर जो हुकूमत जो है पिछले 10 साल से जो है करीब 10 साल होने आ रहे हैं, तो क्या अब जो मौजूदा हालात में बीजेपी स्ट्रांग हो रही है, तो आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आपकी पार्टी का अलायंस है इसमें? देखिए, जहाँ पर ये हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है, जमहूरियत के अंदर डेमोक्रेसी में 2 चीज़ें होता है। फॉर हेल्दी डेमोक्रेसी अपोजिशन और चेंज ज़रूरी है।
जहाँ पर अपोजिशन नहीं होता है वहाँ फिर हुकूमतें या जो भी उसका प्रेसिडेंट होता है पार्टी का, वो डिक्टेटरशिप में तब्दील हो जाता है और डिक्टेटरशिप किसी को भी बर्दाश्त नहीं होती है। कई एमएलए मिनिस्टर जो खुद टीआरएस के अंदर है वो सफोकेशन महसूस कर रहे हैं और बीजेपी की तरफ रुख करने की कोशिश कर रहे हैं। और हालिया बल्दी इंतखाबात में भी आप जीएचएमसी में भी देखा कि जहाँ 48 बीजेपी के कॉरपोरेटर्स मुंतखब होकर आए हैं ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, तो आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि टीआरएस में कितनी नाराज़गी फैली हुई है। एक आखिरी में बहुत ही अहम सवाल है वजाहत साहब मेरा आपसे सीधा, एक काउंटर सवाल है कि हिंदुस्तान में ये जो नस्लवाद चल रहा है और फिर जो है मेरे बाद मेरे बेटे को फिर मेरे पोतरे को, ये चीज़ जो है हर जगह चल रही है, तो इसको किस तरीके से, क्योंकि कोई 25 साल से एमएलए बना हुआ है, कोई 20 साल से बना हुआ है, कोई 30 साल से बना, मुख्तलिफ मुल्क के अलग अलग स्टेट में, खुद हमारे तेलंगाना में भी है, तो और जो है इलेक्शन से पहले इसकी रूट बनाई जाती है, तो क्या कोई काबिल नहीं दिखता पार्टी में, या फिर पार्टी के जो अरकान होती है, जो बॉडी होती है, तो क्या उनमें ऐसी चीज़ दिखती है उन लोगों को जो रिपीट मजबूरी है, सियासी मजबूरी है, ये किस तरीके का आप इसको देखते हैं? देखिए, असल बात यह है कि दूसरों के घर चिराग जलने नहीं देते, अपनी चिरागों की अज़मतें कम होने नहीं देते, दूसरों के घर चिराग जलने नहीं देते। ये जो लोग सत्ता में आकर बैठ जाते हैं एक बार, तो ये समझते हैं कि ताहयात यही वो रुकन असम्बली रहेंगे, रुकन पार्लियामेंट रहेंगे या मिनिस्टर रहेंगे, या फिर उनके बाद उनकी औलाद रहेगी, चाहे वो काबिल हो या नाकाबिल हो या नालायक हो या नाखल्फ हो, उन्हीं को लाकर मुसल्लत करना चाहते हैं। इससे नौजवान नस्ल में, काबिल तालीम याफ्ता नौजवानों में डिप्रेशन पैदा हो रहा है और जमातों से, पॉलिटिकल पार्टी से दूरी अख्तियार कर रहे हैं नौजवान, क्योंकि उन्हें ये मालूम हो चुका है कि कुछ करने के बाद भी इन्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। ये बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद पोतरा आएगा, ये अपनी सत्ता के लिए अच्छे और काबिल लोगों को साइडलाइन करके इनके लिए जगह फराहम करते हैं। नौजवानों के लिए क्या मैसेज है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हालात दिन पे दिन बिगड़ते जा रहे हैं, कोई कुछ किस्म से डरा रहा है, कुछ है, तो नौजवानों के लिए आपके लिए क्या मैसेज है? नौजवान सबसे पहले अपनी तालीमी पसमानदगी को दूर करने की कोशिश करें और रोज़गार की तरफ फोकस करें। इस वक्त इकॉनमी बहुत ख़राब है। देखिए, जो लोग इकॉनमी तौर पर मजबूत होते हैं वो सियासत में आ सकते हैं, कुछ सोच समझ रखते हैं, कुछ वक्त लगा सकते हैं, वक्त की पैसे की कुर्बानी देख सकते हैं, काबिलियत की। लेकिन जिसके पास रोटी कपड़ा मकान नहीं है, वो कहाँ तक लड़ेगा, किससे लड़ेगा और कब तक लड़ेगा। तो मैं नौजवान से यही चाहता हूँ कि वो खुद एतमादी पैदा करें और सेल्फ़ डिफेंस और सेल्फ़ तौर पर अपने आप सेटल होने की कोशिश करें।